की लौ फूंके मार कर जलाए रख। उम्मीद की लौ फूंके मार कर जलाए रख। यही हौसला एक दिन कुरान बन जाएगा। કવિતાઓ લખવાનું બહુ પહેલાંથી શરૂ કર્યું હતું, કોલેજમાં હતો ત્યારથી. અને બે પુસ્તકો પબ્લિશ થઈ ચૂકી છે અત્યાર સુધી. એમાંની એક છે સરનેમ. હવે સરનેમ કેમ છે, શું કામ છે? મારી કવિતાઓ થોડી પ્રોગ્રેસિવ પ્રકારની હોય છે અને બીજી વાર મોકો મળ્યો છે આ મંચ ઉપર કવિતા વાંચવાનો. એકવાર ચિરાગનું નાટક હતું ત્યારે ચિરાગનું નાટકની વચમાં મારી કવિતાઓ રસ્તો શોધી લીધેલો અહીંયા આવવા માટેનો, અને આજે ફરીથી એણે પોતાનો રસ્તો શોધી લીધો છે આ જગ્યા પર આવીને કવિતાઓને પ્રસ્તુત કરવાનો. તો સૌથી પહેલી કવિતા, હું આમ જનરલી હમણાં જે ચર્ચા કરતા હતા એ રીતે અછાંદસ પ્રકારની કવિતાઓ વધારે લખું છું અને હિન્દુસ્તાની ભાષામાં લખું છું, જેમાં હિન્દી ઉર્દુ ભાષા મિક્સ હોય છે. તો સૌથી પહેલી કવિતા છે જે તમારી સામે પ્રસ્તુત કરું છું, જેનું શીર્ષક છે સરનેમ. वेदव्यास और वाल्मीकि ये दोनों विश्व महान लेखक थे. नहीं 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 नहीं, विश्व चतुर लेखक थे. महाभारत और रामायण ये महाकाव्य लिख गए और धीरे धीरे पवित्र ग्रंथ बन गए. इनमें से कई पात्रों को हम भगवान मानते हैं, उन्हें पूजते हैं और इन्हीं ग्रंथों के पन्नों की धूल से अपनी संस्कृति की नींव बनाई गई. मेरे पात्र को लिखने वाले, ओ मेरे लेखक, क्या तूने इन ग्रंथों को पढ़ा है? अगर पढ़ा भी है तो समझा नहीं होगा, मुझे यकीन है. सभी रसों को मिलाकर तूने मेरे पात्र को बखूबी लिखा. हर क्षण के पन्नों पर अपनी पीछी से नए नए रंगों को खींचा, पर चींटी जैसी एक भूल कर बैठा. मेरे नाम के पीछे सरनेम लगा बैठा, परमार, मोहम्मद, भिल और पगड़ी वाला सिंह. तू नहीं जानता पर यह चींटी तलवार की तरह काटती है, चारों ओर से डराती है, धमकाती है. कोई दोस्ती नहीं करता, कोई नौकरी पर नहीं रखता, दिल में मातम सा छाया रहता है. कभी पानी को तरसता हूं तो कभी रोटी को. चील कौओं को छोड़ के अब आदमी नोचते हैं मेरी बोटी बोटी को. कभी ईद के जुलूस में सुलगता हूं तो कभी राम की रथ यात्रा में. अडवाणी वाली. कभी ईद के जुलूस में सुलगता हूं तो कभी राम की रथ यात्रा में. ओ मेरे लेखक जरा सोच, अगर ये विश्व चतुर लेखक राम को राम परमार कहते, सीता को सीता चमार कहते, कृष्ण को कृष्ण मोहम्मद कहते, पांडवों को पांडव भील कहते और रावण को रावण सिंह कहते, तो क्या हम गीता पर हाथ रखकर कसमें खाते? तो क्या हम गीता पर हाथ रखकर कसमें खाते, इन ग्रंथों के संस्कार अपने बच्चों को सिखाते? ओ मुझे लिखने वाले मेरे लेखक, मेरे नाम के पीछे से सिर्फ ये सरनेम हटा दे, फिर देख तुझे हर जगह कृष्ण मिलेंगे, पांडव मिलेगी, सीता मिलेंगी और युग पुरुष राम मिलेंगे. बस इसीलिए जब भी कुछ साहित्य में प्रदान करता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, तो अंत में जब नाम लिखने की बात आती है तो उसमें सिर्फ मेरा नाम लिखता हूँ. और जब कहीं कोई फिल्म या नाटक वाटक करता हूँ तो उसमें मेरी माताजी का नाम लिखता हूँ. दूसरी एक कविता है इसी किताब से, जिसका शीर्षक है हड़ताल. एक दिन एक गांव के अस्पताल में अगल बगल में दो बच्चे पैदा हुए थे. उस दिन गांव में दिवाली की मिठाइयां बांटी गई, ईद की सेवइयां खिलाई गई. गांव वाले उन बच्चों को गोदी में उठाकर खाना खिलाते, पानी पिलाते, पेट में गुदगुदी करके उनको हंसाते. अभी तो वो इतने बड़े हुए भी नहीं थे कि जिसकी कोख से पैदा हुए उसको मां कहकर बुला सके. जिसकी नर्म हथेली उनके चेहरे पर फिरती थी वो उनका बाबा है, वो ये भी नहीं जानते थे. नाम भी सोच नहीं पाई थी उनकी फूफी अब तक. वो इतने भी बड़े नहीं हुए थे कि रात के अंधेरे में किसी कोने में जाकर अकेले सुसु कर सके. उनके नाना उनके लिए जो खिलौने लाए थे उसमें बैठकर गुड्डा गुड्डी की शादी में जाना भी अभी बाकी था. थोड़ी सी किताबें और बड़ा सा बक्सा साइकिल पर ले जाना था. उनके स्कूल मास्टर को उनको होमवर्क भी देना बाकी था. तभी कोई आया.
हाथ जोड़े, होठों पर नकली मुस्कान लिए, माथे पर सफेद टोपी पहने हुए, चेहरे से तो आदमी लगता था पर पता नहीं कौन था। आकर उसने एक के हाथ में वेदव्यास ने लिखा महाभारत थमा दिया, जिसका वजन वो उठा भी नहीं सका। दूजे के हाथ में फारसी में लिखी कुरान, जिसकी आयतों में वो उलझ कर रह गया। अब दिवाली के दिन पटाखों की जगह कुछ घर जलते हैं। ईद के दिन सड़कों पर लारियों में सेवइयों की जगह लहू भरे कटोरे बिकते हैं। अब उस गांव में कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेता, क्योंकि आने वाले सभी बच्चों ने मिलकर एक खुदा को अर्जी लिखी है, जब तक इस गांव में मंदिर है, मस्जिद है, तब तक हम पैदा नहीं होंगे। आज से हम हड़ताल पर जा रहे हैं। शुक्रिया। अभी अभी मेरी शादी हुई 4 मार्च शिवरात्रि के दिन। तो मेरी बीवी ट्रेन से आ रही थी, उसको लेने जा रहा था। तो वहाँ रेलवे स्टेशन पर बैठकर एक शेर लिखा, क्योंकि वो कुछ लेकर आई थी मेरे लिए, कि 7 फेरों की रस्म उसने कुछ इस तरह से निभा ली। 7 फेरों की रस्म उसने कुछ इस तरह से निभा ली, दहेज में वो दीवाने गालिब लेकर आ गई। अब आगे चलते हैं। इसी मजमूए से एक और कविता सुनाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। कविता का उन्वान है, बूढ़े आसमान में कल किसी ने आग लगा दी। बूढ़े आसमान में कल किसी ने आग लगा दी, टिमटिमाते उसके सभी बच्चे जल गए। टिमटिमाते उसके सभी बच्चे जल गए, धीरे धीरे राख बनकर जमीन पर बिखर गए। बूढ़े आसमान में कल किसी ने आग लगा दी। बूट पॉलिश करने वाले 9 साल के बच्चे को तेरे साये तले कभी नींद नहीं आती, पर पूरा दिन मजदूरी करता है, फिर भी उसकी पेट की थाली में तूने कभी खाना परोसा नहीं, और चूल्हे की आग रोज तेज कर देता है। बूट पॉलिश करने वाले वो 9 साल के बच्चे को तेरे साये तले कभी नींद नहीं आती, पूरा दिन मजदूरी करता है, फिर भी उसकी पेट की थाली में तूने कभी खाना परोसा नहीं, और चूल्हे की आग रोज तेज कर देता है, और थाली तपती रहती है। तुझे उसकी भूख को यूं नजरअंदाज करना नहीं चाहिए था। उन आदिवासियों की तरफ देख जो तेरी विशाल प्रकृति को संभाले हुए हैं, कितने डरे डरे, सहमे सहमे, मुरझाए हुए लगते हैं। एक भेड़िया उन्हें हौले हौले चबाते हुए खा रहा है, कच्चे मांस की तरह। तुझे उनके तीर की धार को, चीख और पुकार को, जंगल के भस्म की राख को यूं नजरअंदाज करना नहीं चाहिए था। तेरी दी हुई बंजर जमीन पर अपना पसीना सींच कर दुनिया को दावतें उगा कर दी। तेरी दी हुई बंजर जमीन पर अपना पसीना सींच कर दुनिया को दावतें उगा कर दी। उसका बेटा किसी ठाकुर के घर हाथ फैलाए खड़ा है, जबकि उसे होना चाहिए था असली राजकुमार। फटे कपड़ों से टपकती कोमल जिस्म की नदी को काले कौवे अपनी चोंच से चाट रहे हैं, बारी बारी अपना हिस्सा बांट रहे हैं। वो उसकी बेटी है, जिसे होना चाहिए था असली राजकुमारी, और वो खुद अपने ही खेत में अपने ही फसलों के बीच मरा पड़ा है। तुझे इन किसानों की मेहनत की तपिश को यूं नजरअंदाज करना नहीं चाहिए था। कल रात वो सब मिले, फिर अपने दिल की जमीन में दबे लावा को एक साथ भड़का दिया, और टिमटिमाते तेरे सभी बच्चे जल गए, धीरे धीरे राख बनकर जमीन पर बिखर गए। बूढ़े आसमान में कल इन सब ने मिलकर आग लगा दी। शुक्रिया। अब एक कविता ये थी, जब मैं स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहा था। उसमें तो पास नहीं हो पाया, लेकिन उस वक्त वहाँ बाहर खड़े खड़े लोगों को देख रहा था कि हम इंसानों में क्या मतलब कॉमन हो सकता है, क्या चीज़ है जिससे हम लोग अलग तर्क बाहर आते हैं, उभर कर बाहर आते हैं। तो वो है हमारे कपड़े। कविता का शीर्षक है कपड़े। एक दिन अचानक मैं कपड़ों के बाजार में घुस गया। हर जगह मुझे रंग बिरंगे कपड़े दिखे। कहीं लाल रंग की जर्सी, कहीं हरे रंग का शर्ट, कहीं आसमान जैसा नीला टाई वाला कोट,
कहीं पीले पीले आम जैसी झरी वाली साड़ी, कहीं गुलाब जैसा गुलाबी कुर्ता पाजामा। पहली बार देखा तो खुश हुआ, दूजी बार देखा तो आश्चर्य हुआ। कई कपड़े चांद जैसे उजले थे, तो कई कपड़े रात जैसे मैले थे। कई कई कपड़ों में थे सोने के तार, और कई कपड़ों में छेद थे आर पार। कई कपड़े आधा खाना छोड़ के आधा कुत्तों को देते, कई कपड़े उसी कुत्तों से लड़ के उस खाने को अपने बच्चों को देते। कई कपड़े किसी महल की अलमारी में आराम से सोते, कई कपड़े फुटपाथ पर ढेर लगा के चीखते, चिल्लाते और रोते। कई कपड़ों से फूलों की खुशबू आती, कई कपड़ों से नाक अपने आप बंद हो जाती। कई कपड़े ठहाके लगाते, हंसते, अपने में ही मस्त रहते, और कई कपड़े दिन भर की बीमारियों से त्रस्त रहते। मैंने कुतूहलवश एक कपड़े से पूछ लिया मैंने कुतूहलवश एक कपड़े से पूछ लिया, तुम सब एक ही जात के हो, तो तुम्हें पहनने में इतना विरोधाभास क्यों है? तो वह उजली उजली सुबह जैसी मुस्कान देकर बोला, कोई सुनील सेठ मुझे अपनी अमीरी दिखाने के लिए पहनता है, तो कोई कल्लू मजदूर मुझे अपनी गरीबी छिपाने। पर पहनता मुझे वही है जिसके सीने में आग होती है। आगे की कविता। अ, जब ये अखबार में रोज पढ़ता था तो मुझे बहुत मतलब उससे घिन आने लगी थी, अखबारों से। तो उसको लेकर मैंने, और आज के ज़माने में ये प्रस्तुत भी है कि क्या अखबारों ने क्या मतलब अ, खेल रचा है हमारे समाज में। तो इस कविता का शीर्षक है प्रिंटिंग मिस्टेक। ओ मेरे शेरदिल दोस्त, तू तो जानता है मुझे डर नहीं लगता किसी भी तलवार से, मुझे डर नहीं लगता किसी भी चाकू से, मुझे डर नहीं लगता किसी भी खूंखार शेर से, मुझे डर नहीं लगता आग बरसाते किसी भी भूतों से। ना ही मैं डरता हूं पुलिस से या उसकी मार से, ना ही मैं डरता हूं न्यूक्लियर बम से, ना ही मैं डरता हूं किसी भी मुख्यमंत्री से या राष्ट्रपति से, ना ही मुझे डर लगता है ठंडे खून जैसी राजनीति से। मेरा शरीर ना ही लोहे का बना है ना ही पत्थर का, फिर भी अगर सिकंदर और अशोक वापस आए तो मैं अकेला ही एक साथ दोनों से भिड़ जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे डर नहीं लगता घोड़ों की टापों से या हाथी की हुंकारों से, या खून प्यासे सैनिकों की ललकारों से। तू तो जानता है बंदूक से निकली गोली को मैं उंगली पर नचा सकता हूं, तोप के गोले से फुटबॉल खेल सकता हूं, सूरज की आंख से आंख मिलाकर उसकी आग पानी की तरह पी सकता हूं। ना ही मैं गांधी के सत्य से डरता हूं, ना ही अपने झूठ से। मुझे पाश की तरह अपने देश की सुरक्षा से भी कोई खतरा नहीं। मैं कुदरत के किसी भी कहर से नहीं डरता, क्योंकि ये सब चीजें मुझे खत्म कर सकती है, क्योंकि ये सब चीजें मुझे खत्म कर सकती है छोटे से तिनके की तरह, पर मुझे नपुंसक नहीं बना सकती। पर फिर भी मेरे शेर दिल दोस्त, मुझे डर लगता है अपने ही देश के अखबारों से। कुछ सालों पहले ये हमारी ढाल थे, कुछ सालों पहले ये हमारी ढाल थे, हम जैसे गुलामों के हथियार थे। आज यही अखबार किसी महल के बिस्तर पर खुली पड़ी उस वेश्या की तरह है जो चंद चवन्नियों के लिए अपने शरीर के साथ साथ अपनी नीयत भी बेच देती है। आज यही अखबार किसी महल के बिस्तर पर खुली पड़ी उस वेश्या की तरह है जो चंद चवन्नियों के लिए अपने शरीर के साथ साथ अपनी नीयत भी बेच देती है। काली स्याही में थोड़ा सा लाल खून मिलाकर, दो तीन शब्दों को दारू पिलाकर, मस्जिद की जगह मंदिर और मंदिर की जगह मस्जिद जैसी प्रिंटिंग मिस्टेक करके हम सबके गुप्त अंग काट के एक साथ सबको नपुंसक कर सकता है, और हर महीने 2500 की तनख्वाह पर तालियां बजाने का काम दे सकते हैं। बस, और हर महीने 2500 की तनख्वाह पर तालियां बजाने का काम दे सकते हैं। बस इसीलिए मुझे डर लगता है आज के अखबारों से। अब एक ये इसके पीछे एक किस्सा है। अ, मैं जिस रास्ते से घर जाता हूँ वहाँ एक मस्जिद पड़ती है और उसके पास में कब्रिस्तान है। वहाँ
कुछ चल रहा था, मतलब मेला चल रहा था या कुछ चल रहा था, तो मैं वहाँ चला गया और अ, एक कब्र पर कोई आदमी बैठा हुआ था, बूढ़ा। पता नहीं क्या कर रहा था, कौन होगा उसके अंदर नीचे उस कब्र में। पर उस वक्त ये कविता मुझे सूझी थी उस बूढ़े आदमी को, ज़ईफ़ आदमी को देख करके, कि ये क्या कह रहा होगा, ये किससे बातें कर रहा है। बूढ़े का प्रेम गीत जो कब्रिस्तान में लिखा था। चलो एक बार फिर से मिले, चलो एक बार फिर से मिले, हमारे दरमियां जो कुछ भी बाकी है उसे पूरा करें। चलो एक बार फिर से मिले, हमारे दरमियां जो कुछ भी बाकी है उसे पूरा करे। मैं उसी मोड़ पर खड़ा हूं जहां बूढ़े नीम का पेड़ है। याद है उसकी नर्म शाख पर हमारा अपना नाम खुदा था। याद है उसकी नर्म शाख पर तुमने अपना नाम खुदा था। आओ उस नाम को थोड़ा और गाढ़ा करें। वो शाम तो याद होगी ही जब तुम नींद में सुंदर सा कोई ख्वाब देख रही थी। तब मैंने तुम्हें अचानक से आकर डरा दिया था। तुम नाराज हो गई थी और चाय भी बनाकर नहीं दी थी। उस रात मैंने तुम्हारे तकिए पर हौले से चांद लाकर रखा था। तुमने उसे देखा तक नहीं था। आओ देखो, वो हूबहू तुम्हारे जैसा ही है। उस रात मैंने तुम्हारे तकिए पर हौले से चांद लाकर रखा था। तुमने उसे देखा तक नहीं था। आओ देखो, वो हूबहू तुम्हारे जैसा ही है। मेरा वो पेंटिंग जो तुमने बनाया था बिना मूछ वाला, मेरा वो पेंटिंग जो तुमने बनाया था बिना मूछ वाला, मैंने अभी भी संभाल के रखा है। मेरी मूछें तुम्हें बहुत चुभती थी, है ना? एक बार आओ और बताओ मैं कैसा लगता हूं। अब मैं मूछें नहीं रखता। मेरे घर का आईना जिसकी हंसी कभी कम न होती थी, वो बरसों से उदास है। मुझे यकीन है तुम आओगी तो वो फिर से मुस्कुरा उठेगा, पहाड़ पर गिरी बर्फ की तरह। तुम्हें वो वादा तो याद होगा ही, तुम्हें वो वादा तो याद होगा ही, जिंदगी हमें जो देगी आधा आधा लेंगे। शादी की पहली रात किया था। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम वापस आना नहीं चाहती? ये कब्र वाली चीज मुझे भी दो। पहले तो तुम इतनी जिद्दी नहीं थी। चलो एक बार फिर से मिले, हमारे दरमियान जो कुछ भी बाकी है उसे पूरा करें।